अब हम पढ़ने वाले हैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन विच इज़ अनदर टॉपिक। मैं इसका सिनॉप्सिस देता हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट यू विल फाइंड इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और जिन लोगों ने देख लिया है वो इसको रिलेट भी कर सकते हैं। और आई एम श्योर सम ऑफ यू वुड हैव सीन द लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड दीज लेक्चर्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इन वेबिनार्स का मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये इंटरेक्टिव हों, आपके सवालात के मैं जवाबात दूँ और आप पूछें, जो कोई कन्फ्यूजन है, आपकी क्यूरीज़ हैं, वो आप डिस्कस करें। क्योंकि यहाँ तो मैं एक समरी देता हूँ टॉपिक्स की, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में चीज़ें मौजूद हैं, यू नो, सो इट गिव्स यू अ हेड्स अप ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना इन वेबिनार्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज़ मुझसे डिस्कस करें, और वो तभी होगा जब आप टाइम पे लेक्चर्स देखेंगे एंड यू विल कीप विद द पेस ऑफ द क्लास। जी हाफिज़ साहब, पीरियोडिक कैश फ्लोज की भी हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। पीरियोडिक कैश फ्लोज का जो फॉर्मूला है 1 + a इज़ इक्वल्स टू 1 + ER पावर EN। तो लेट से आप क्वार्टरली रेट कह रहे हैं, इनका सवाल है कि सर ये क्वार्टरली रेट मैं कैलकुलेटर से कैसे निकालूं। तो लेट से आपका एनुअल रेट है, लेट से A is 16% and you want to find out ER quarterly rate। तो आप रखेंगे 1 + 12%। एक साल में कितने क्वार्टर्स? 4, जो EN नंबर ऑफ क्वार्टर्स, ये 4 हो गए, ये हमारी जनरल नॉलेज। अब 1.12 यहाँ पावर आ जाएगी 1/4, राइट, इज़ 1 + ER, ऐसा ही है। तो अब आप ये काम कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में 1.12 की पावर 1/4 इज़ 0.25 भी रख सकते हैं, और ब्रैकेट लगा के 1/4 भी लिख सकते हैं। जैसे हम करते हैं 1.12 पे x, ये जो पावर की निशानी आती है, सिंबल होता है कैलकुलेटर में, ये पावर का सिंबल है, राइट। ये आपने लगाया, 0.25 लिखा और -1 कर दिया, तो आपके पास ER की फ़िगर आ गई। क्योंकि ये करने के बाद फिर आप -1 करेंगे तो ER की फ़िगर आ जाएगी 0.0287, विच इफ़ेक्टिवली मीन्स 2.87%। हाँ, सॉरी, ये मैंने 12% एनुअल रेट लिख लिया है, 16 ऊपर लिखा था। वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 12, राइट। तो अगर एनुअल रेट 12 है आपका और 12 का आप इक्विवेलेंट क्वार्टरली निकालना चाह रहे हैं तो वो 2.87 ऐसे आ जाएगा। तो आप पावर, बेसिकली मैंने क्या किया, कैलकुलेटर में 1.12 लिखा, पावर की साइन लिखी और फिर 0.25 लिख दिया। 0.25 अगर आप ना भी लिखेंगे कैलकुलेटर में तो पावर करके ब्रैकेट 1/4 भी कर सकते हैं आप, राइट। बट द बेटर वे टू डू इट इज़ आप 0.25 लिख लें। मंथली होगा तो 1/12 करके 0.0833 आता है, उसकी पावर दे दें आप। इज इट ओके हाफिज़ साहब? आप ये साइन लगा के फिर ब्रैकेट में 1/4 भी लिख सकते हैं, या पावर लगा के 0.25 कर लें। इज़ दैट ओके? आप करके देखें अपने कैलकुलेटर पे, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक आध क्वेश्चंस आपको उस पर भी सॉल्व करें जो अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपके सॉफ्टवेयर में भी, बिकॉज दैट्स आल्सो अ स्किल सेट दैट यू वुड नीड, राइट। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। कहीं भी अगर आपको वॉइस में या किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। मोहसिन, आप रिकनेक्ट हो जाइए डिसकनेक्ट होके। अच्छा जी, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस का जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू फाइंड आउट ऑप्टिमम या बेस्ट, इकोनॉमिकली बेस्ट, यूं कहिए,
इकोनॉमिकली बेस्ट रिप्लेसमेंट साइकिल। इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में जनरली कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, इवन सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, राइट? So your laptops are one smaller example. The larger examples are a company having a fleet, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अब उसके पास, और उससे अगर आगे जाएंगे तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्नेस होता है, उसकी कुछ ट्यूब्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। while the plant has a life of 30 years, similarly a plane में भी अगर उसके हल की लाइफ लेट से 25-30 साल भी है, but the engine and certain parts require frequent replacement, sometimes 3 years, 4 years, 5 years. The question then is how frequently an asset be replaced, right? This is the question. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे है कि देखें, एक एसेट आपको OEM जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक सर्टेन लाइफ रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ दैट पार्ट, और उसका एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। द मोर फ्रीक्वेंटली द पार्ट इज़ रिप्लेस्ड, द मोर सेल्स द मैन्युफैक्चरर, वो जो OEM पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, वुड गेट। तो अब उसने कह दिया कि ये पार्ट है, ऑप्टिमली आप 3 साल बाद रिप्लेस कर दें या 4 साल बाद। अब आप चला रहे हैं, वो 3 साल बाद भी कर सकते हैं, 4 साल बाद भी, आपने देखा ये 5 साल तक भी चल सकता है, इवन 6 साल भी चल सकता है अगर हम और खींच लें तो, यू नो। बट होता क्या है कि जब आप किसी एसेट को ज़्यादा चलाते हैं तो नेचुरली फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसकी मेंटेनेंस, जैसे गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर इफ़ यू रिप्लेस मोर फ्रीक्वेंटली यू विल इनकर मोर कैपिटल कॉस्ट, बट ऑन द अदर हैंड यू विल ऑल्सो गेन इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट। योर मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लेस, you will get comparatively more resale value of that part as well. If you replace the asset after a longer period, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट तो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, बिकॉज आप नया हर 3 साल के बजाय 5 साल या 6 साल बाद परचेज़ करेंगे, लेकिन 3 साल बाद या जो भी इसकी रिकमेंडेड लाइफ के बाद आप आगे चलाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, ब्रेक डाउन बढ़ सकते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर जब आप उसको लॉन्गर पीरियड के बाद सेल करेंगे तो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड भी कम होगी। तो नाउ देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ इकोनॉमिकली, more capital cost versus less operations cost and less disposal value. On the other hand, lesser capital cost but more operations and maintenance cost and a comparatively lesser resale value, right? तो अब इसका एक comparative analysis है economically, that's called finding the right optimum replacement cycle. मैं कह रहा हूँ, अगर आप मोर फ्रीक्वेंटली एक एसेट रिप्लेस करेंगे तो फिर यू विल हैव हायर कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि आप ज़्यादा बार वो एसेट परचेज करेंगे, बट यू विल हैव लेस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, O&M कॉस्ट कह दें, और हायर रीसेल वैल्यू होगी when you will sell. On the contrary, when you less frequently replace करेंगे आप, you will save on lower capital cost होगी, but comparatively आपके पास higher later years में higher O&M cost होगी और आपकी लेसर रीसेल वैल्यू होगी। ये बात कह रहा हूँ मैं, राइट? तो अब बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नंबर्स, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से व्हाट्स द राइट रिप्लेसमेंट साइकिल, ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वो 3 साल है, वो 5 साल है, जहाँ पे जाके अगर कॉस्ट के कैश फ्लोज बनते हैं, जहाँ तो कॉस्ट के कैश फ्लोज की PV मिनिमाइज हो जाए, वो बेस्ट रिप्लेसमेंट साइकिल है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज होंगे तो हम कहेंगे अल्टीमेटली कि जहाँ पॉजिटिव कैश फ्लोज की PV मैक्सिमाइज हो जाए। अगर कॉस्ट के, ये डिसीजन कैसे करेंगे हम,
जहां हमारी जनरली दीज आर कॉस्ट के कैश फ्लोज होंगे, है ना, जहां उनकी पीवी मिनिमाइज हो जाए, वो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है। जनरली वी कंपेयर कॉस्ट बाद औकात, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि उसने और भी फैक्टर्स डाल दिए हैं, और लेट सपोज करें, वैसे भी मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं, दो कंपैरेटिव सिनेरियोज हैं जहाँ पॉजिटिव कैश फ्लोज की एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाती है, हम उसे पिक करते हैं। यहाँ कॉस्ट के कैश फ्लोज होंगी, जहाँ कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो वो बेहतर होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो जहाँ पीवी मिनिमाइज हो जाएगी वो हमारी बेस्ट ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल होगी। अब इसमें ये डिसीजन तक पहुँचने के लिए हमारे पास दो हम प्रोसेसेस को लेते हैं, एक इक्विवेलेंट, दो मेथड्स हैं, एनुअल कॉस्ट मेथड, ये हमारा पहला है, राइट। उसके बाद दूसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड। दो मेथड हमने सीखे हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड विच इज़ मोर फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड और ज़्यादा जो है ना एग्जामिन्ड एरिया है। ये मेथड क्या करता है, इट यूजेस इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। It's a mathematical technique which helps convert cyclical cash flows into annuity या equal annual cash flows। राइट, हम इसे यूज़ करते हैं और यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। इसके थ्रू बेसिकली हम आर निकालते हैं, इक्वल एनुअल कैश फ्लो, और आर की बेसिस पे हम फैसला करते हैं। यहाँ हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और हम सारे ऑल ऑप्शंस के कैश फ्लोज फॉर एलसीएम जो ईयर्स हैं, जो भी एलसीएम आया उसके हम कैश फ्लोज बनाते हैं। लेट सपोज करें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आ गया तो 12 साल के हमने कैश फ्लोज बनाएंगे। 6 आ गया, हमने 6 के बना लिए। ऑल ऑप्शंस के जो हम कैश फ्लोज बनाएंगे फॉर एलसीएम ईयर्स, उनकी फिर हम डिस्काउंटिंग करेंगे, पीवी फाइंड आउट करेंगे। उस पीवी की बेसिस पे फिर हम फैसला करते हैं कि विच रिप्लेसमेंट साइकिल इज़ द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। तो यहाँ तक मैंने नोट किया है। फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ एक एक मेथड को मैं थोड़ा सा, कि कब हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं, कब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड होता है। ये हमारा कंपैरेटिवली फेवरेट मेथड है, ये हार्ड वर्क है, ये शॉर्टकट मेथड है। हम प्रेफर इसे करते हैं जहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता सर्टेन सिचुएशन में, वी हैव नो अदर ऑप्शन, देन वी गो विद द एलसीएम मेथड। तो ये कब होता है, कैसे होता है, मैं जिक्र करता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी समरी दी है, बेटा इसकी पिक्चर लें और डालें आप ग्रुप में, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। साइक्लिकल कैश फ्लोज उन कैश फ्लोज को कहते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, राइट, जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न में, साइकिल कहें या फिक्स्ड पैटर्न कहें, उसकी फॉर्म में अपने आप को रिपीट करें, दे आर कॉल्ड साइक्लिकल कैश फ्लोज। जनरली जब हम एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से क्वेश्चन करते हैं और हम कहते हैं लेट से हमने कहा कि रिप्लेस एवरी 2 ईयर्स, राइट, एक ऑप्शन है रिप्लेस एवरी 3 ईयर्स, एक ऑप्शन है रिप्लेस एवरी 4 ईयर्स। तो उसके कैश फ्लोज बनेंगे ना, हर 2 साल बाद लेट सपोज करें आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहले साल आपकी एक कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी सी, फिर आपकी एक ऑपरेशंस कॉस्ट आ जाएगी ओ, राइट, O1 कह लें, ये O2 कह लें, राइट, फिर आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स आ जाएंगी डी, ये पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ एसेट डिस्पोज कर दिया, फिर दोबारा एसेट परचेज करेंगे। मैं सी कह रहा हूँ, मैं परचेज लिख देता हूँ, पी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप परचेज करेंगे, फिर आप इसे ऑपरेट करेंगे। O1 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, O2 सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस की कॉस्ट आएगी, फिर आप यहाँ डिस्पोज कर देंगे। सो यू सी द एसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ द कैश फ्लो, सॉरी, आर इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, राइट।
यहाँ से फिर P स्टार्ट हुआ, फिर O1, फिर O2, फिर D2, तो these become cyclical cash flows, right? तो फिर जब ये कैश फ्लो साइक्लिकल बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक, वो टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है क्या, इन कन्वर्टिंग द साइक्लिकल कैश फ्लोज इनटू इक्वल एनुअल कैश फ्लोज, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज की पीवी फाइंड आउट करते हैं, राइट? अब देखिए ना, मैं रिप्लेस करता जाऊंगा एवरी 2 years टिल इन्फिनिटी। अब रिप्लेसमेंट एवरी 3 years जो है उसके कैश फ्लोज डिफरेंट होंगे, तो क्या मैं एन्युटी तक, सॉरी परपेचुटी तक लेट सपोज करेंगे, अगर 25 साइकिल्स हैं, 50 साइकिल्स हैं, तो मैं सारे कैश फ्लोज की इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग कैसे करूंगा? इट विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। या कहा जाए यू विल कंटिन्यू दिस टिल इंडेफिनेटली या टिल परपेचुटी। तो अब अगर दो ऑप्शंस हैं, रिप्लेसमेंट एवरी 2 years, एवरी 3 years, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं ये साइकिल्स परपेचुटी तक बना के सारे परपेचुटी तक के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूँ, या इवन 50 साल के बनाऊँ, 40 साल के बनाऊँ, इट्स वेरी टीडियस। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट कंपेयर, है ना, जब तक कि मुझे सारे कैश फ्लोज की एक पीवी ना मिल जाए दोनों ऑप्शंस की, दोनों ऑप्शंस के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो मैं कंपेयर करूँगा ना, एनपीवी कह लें या पीवी कह लें, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे पास आएगी तो मैं कंपेयर करूंगा दोनों ऑप्शंस की पीवी, जब भी उसकी बेसिस पे फैसला करूंगा कि जी किसकी पीवी कंपैरेटिवली कम है, रिप्लेसमेंट एवरी 2 years, एवरी 3 years, तो मैं उसे पिक करूंगा। नाउ हाउ डू आई डू इट इन अ स्मार्टर वे? दैट्स वेयर कम्स द इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। ये टेक्निक क्या करती है, ये टेक्निक साइकिल को इक्वल एनुअल कैश फ्लो आर में कन्वर्ट कर देती है, यानी इंस्टेड ऑफ कैश ऑल दीज 4 कैश फ्लोज, वो क्या दो कैश फ्लोज आर और आर यहाँ हो, ऑफ कोर्स कॉस्ट के कैश फ्लोज होंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव से वही पीवी दे दें जो इस कैश फ्लो साइकिल ने दी पूरी, ठीक है? तो क्या करते हैं हम, इक्वल एनुअल कैश फ्लो टेक्निक, यही टेक्निक है, ये क्या करती है, ये साइक्लिकल कैश फ्लोज को कंपैरेटिव एन्युटी में कन्वर्ट कर देती है इक्वल एनुअल कैश फ्लोज में। ये सिखाया गया इन लेक्चर्स में। तो हम इसका प्रोसेस क्या है, यू विल टेक द फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज, आप इसे उठाएंगे, इन सारे कैश फ्लोज की एक पीवी फाइंड आउट कर लेंगे, उस पी को यहाँ रखेंगे और उससे एन्युटी फॉर्मूला के थ्रू आर फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? जब आपके पास ये आर की फिगर आ गई तो अब आपने एक्चुअली साइकिल को एन्युटी में कन्वर्ट कर लिया। जब साइकिल एन्युटी में आ जाती है ना तो उसकी डिस्काउंटिंग बहुत आसान हो जाती है। अब मैं पीवी टिल परपेचुटी निकालना चाहूँ तो भी बड़ा आसान है, आर डिवाइड बाय आई कर लूँ तो पीवी आ जाएगी पूरी, है ना? तो मैंने रिप्लेसमेंट एवरी 2 years के लिए भी ऐसे किया, तो रिप्लेसमेंट एवरी 3 years है, उसकी भी फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज ली, उसके भी कैश फ्लो साइकिल फॉर्म में होंगे, उसका भी आर निकाल लिया, आर इज द इक्वल एनुअल कैश फ्लो, और आर से मैं प्रेजेंट वैल्यू टिल इन्फिनिटी निकाल ली, तो दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन आसान हो गया, बड़े जल्दी से कंपैरिजन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है रिप्लेसमेंट एवरी 4 years, चौथा ऑप्शन है रिप्लेसमेंट एवरी 5 years। हर ऑप्शन के लिए मैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक यूज़ करूं, फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज बनाऊं, और साइकिल ऑफ कैश फ्लोज से मैं बेसिकली आर कैलकुलेट कर लूं, साइकिल को एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया तो एन्युटी की डिस्काउंटिंग आसान है, इधर द एन्युटी डिस्काउंटिंग फार्मूला और द परपेचुटी फार्मूला। इज दैट ओके? एलसीएम मेथड की डेफिनेशन रीड करने, अगेन बोर्ड वाली मैं रीड कर दूंगा, बोर्ड पे तो हमने डेफिनेशन लिखी नहीं है एलसीएम की, मैं अभी आपको बता दूंगा। एलसीएम मेथड को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड नासिर साहब? कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम साइक्लिकल कैश फ्लोज को एक मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इन कंपेयरिंग द डिफरेंट ऑप्शंस। ये साइक्लिकल कैश फ्लोज बिल्कुल पीरियोडिक भी हो सकते हैं कि हाफ ईयरली और वो आएंगे, तो बस सिर्फ फ़र्क ये पड़ जाएगा, फिर हम अगर ये हाफ ईयरली बेसिस पे हैं तो हम जो आर निकालेंगे वो इक्विवेलेंट पीरियोडिक कैश फ्लो हो जाएगा, पीरियोडिक रेट यूज़ करेंगे, फिर पीरियोडिक कैश फ्लो, पीरियोडिक आर निकल आएगा। लेट सपोज करें वो हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली आर आ जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। पीरियोडिक कैश फ्लो होगा तो डिस्काउंट रेट भी पीरियोडिक हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। इज दैट ओके? अच्छा जी,
अब आइए हम डिस्कस करते हैं एलसीएम मेथड। अच्छा, अब आइए ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड उस वक्त तक ठीक है जब तक कि आपके पास मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स ना हो। यानी मैं क्या बात कह रहा हूँ, लेट सपोज करें हमें कहा गया एक एसेट है, इसकी परचेज कॉस्ट है लेट सपोज करें 10 मिलियन, इसका फर्स्ट ईयर का ऑपरेशनल कैश फ्लो है 2 मिलियन, सेकेंड ईयर का ऑपरेशनल कैश फ्लो है 3 मिलियन, और फिर इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स 2 साल बाद जब आप बेचेंगे तो यू विल रियलाइज लेट से 4.5 मिलियन। जब मैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड को यूज़ करता हूँ तो मैं अज्यूम करता हूँ, मैं इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देता हूँ अभी, है ना। सो लेट सपोज करें मैंने कहा ये मेरी परचेज कॉस्ट हो गई 10, फिर यहाँ 2 की कॉस्ट, यहाँ 3, ये 4.5 में मैं बेच दूँगा, फिर मैं नया एसेट ख़रीदूँगा ईयर 3 की बिगनिंग या ईयर 2 का एंड, फिर यहाँ 2 मिलियन की कॉस्ट, फिर यहाँ 3 मिलियन की कॉस्ट, फिर यहाँ 4.5 मिलियन की डिस्पोजल प्रोसीड्स, फिर मैं नया एसेट ख़रीदूँगा एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। So these cash flows then become or they form a cycle. 10 से लेके 4.5 एक cycle, this becomes another cycle and so on. For us to use equal annual cash flow technique, the cash flows have to be in the form of a cycle. Cycle होगी तो cyclical cash flows को आप यूज़ करेंगे, यानी cyclical cash flows को convert करेंगे in the form of annuity through this formula which is called equivalent annual cash flow technique, right? Cash flows पहले cycle की form में होंगे तो they will get converted into annuity। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं तो ये होने के लिए ज़रूरी क्या है, या तो मैं इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दूं या मैं रियल कैश फ्लोज बनाऊं। मैं कहूं कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% है, और 10% इन्फ्लेशन का मतलब सारे कंपोनेंट 10% से इन्फ्लेट हो रहे हैं, तो चाहे मैं नॉमिनल बनाऊं या रियल बनाऊं, इट्स ओके, मैं रियल बनाऊंगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि साइकिल की फॉर्म में ये हो जाएंगे, ठीक है, और फिर मैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक यूज़ कर लूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहे कि ये इन्फ्लेट होगा 10% से, ये कंपोनेंट इन्फ्लेट होगा विथ 8%, ये भी 8%, दिस विल इन्फ्लेट ओनली एट 5%। अब क्या होगा, अब ये 10, ये जो 2 है, ये 2 इंटू 1.08, ये क्या फिगर बन जाएगी, कैलकुलेटर चलाएं सब। अब ये बन जाएगी 2 इंटू 1.08, ये फिगर हो जाएगी 2.16। ये फिगर क्या होगी, 3 इंटू 1.08 इंटू 1.08 यानी पावर 2 3.5, राइट, क्योंकि ये तो टाइम 0 की फिगर्स होंगी तो मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ। 4.5 भी ऐसे ही इंटू 1.05 पावर 2 बन जाएगा, ये फिगर बन जाएगी 4.96 यानी तकरीबन 5। अब क्या होगा, अब जो सेकेंड साइकिल होगी, अब सेकेंड साइकिल के कैश फ्लोज इस फर्स्ट साइकिल से डिफरेंट होंगे, राइट। अब ये जो 10 है ये 2 साल बाद 10 नहीं रहेगी, ये 10% से इन्फ्लेट होगा, 10 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये बन गया 12.1 की फिगर बन गई। ये जो 2 मिलियन है, अब ये इंटू 1.08 पावर 3 कह ले, 2 इंटू 1.08 पावर 3, ये 2.52 की फिगर बन जाएगी। ये 3.5 को मैं डबल कर दूं या 3 मिलियन इंटू 1.08 पावर 2 कर दूं, या 3.5 की 1.08 पावर 2 कर दूं, या ये पावर 4 कर दूं। ऐसा ही है 3 इंटू 1.08, 3 से चलूँगा तो पावर 4 कर दूंगा, तो ये फिगर बन जाएगी 4.08। और यहाँ से चलूँ 3.5, इस पे 2 साल की इन्फ्लेशन तो वैसे ही है, तो फिर इंटू 1.08 पावर 2 कर दूँ तो भी एक ही बात है 4 तो इसे या तो 1.08 पावर 2 कर दूँ या मैं 3 मिलियन इंटू 1.08 पावर 4 करूँ, ये कह रहा हूँ बात बराबर है। फिर ऐसे ही 4.5 मिलियन, इसको मैं 1 इसका इन्फ्लेशन रेट 5% है, इंटू 1.05 पावर
4.5 इंटू 1.05 पावर 4 कर दूं तो ये 5.5 की फिगर बन गई, राइट। तो अब देखिए ये कैश फ्लोज साइकिल की फॉर्म में नहीं रहे, ऐसे ही है। साइकिल के लिए क्या जरूरी है? कैश फ्लोज का एक फिक्स्ड पैटर्न में अपने आप को रिपीट करना। दे आर नॉट रिपीटिंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स। साइकिल तो तब है कि 10, 2, 3, 4.5, फिर 10, 2, 3, 4.5, ये एक पैटर्न में रिपीट करें। साइकिल उसे कहते हैं व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ कैश फ्लो इन अ फिक्स्ड पैटर्न। रिपीटेशन, इट्स नॉट अ रिपीटेशन नाउ। तो अब अगर ये साइकिल की फॉर्म में ही नहीं रहे, या ये बात ज़रूर है कि ऑपरेशनल कैश फ्लो आ रहे हैं, फिर डिस्पोजल प्रोसीड्स है, बट दे आर नॉट टिपिकल मैथमेटिकली साइक्लिकल कैश फ्लोज बिकॉज they are not repeating themselves in a fixed pattern. The cash flows are different. When they are different, it means technically you cannot use equivalent annual cash flow technique now, right? ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपके पास there is no other option but to go with the hard work with the TDS method, LCM। ये मेथड कहता है आप क्या करें? आप LCM निकालें, कैलकुलेट LCM ऑफ ऑल ऑप्शंस, ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट ऑप्शंस। और LCM याद है हमने बचपन में पढ़ा था। लेट सपोज करें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, रिप्लेसमेंट एवरी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो इसका LCM क्या निकलेगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 into 3 into 2, तो LCM बन गया 12 ईयर्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको हर ऑप्शन के लिए रिप्लेसमेंट एवरी 2 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स, तीनों के लिए 12 साल के कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे और उनकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। और हर ऑप्शन के 12 साल के कैश फ्लोज की PV को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन्हें कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस ऑप्शन की PV सबसे कम है। जिस ऑप्शन की PV मिनिमम होगी वो बेस्ट ऑप्शन होगा। रिप्लेसमेंट एवरी 2 ईयर्स की 12 साल में 6 साइकिल्स बन जाएंगी। रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स की 12 साल में 4 साइकिल्स बन जाएंगी। रिप्लेसमेंट एवरी 4 ईयर्स की 12 साल में 3 साइकिल्स बन जाएंगी, लेकिन कंपैरेटिव सेम नंबर ऑफ ईयर्स के कैश फ्लोज हो जाएंगे। 12 साल के ही कैश फ्लोज होंगे सारे ऑप्शंस के, तो दे आर 12 साल के कैश फ्लोज होंगे, दे आर कंपेरेबल, राइट। तो जब कंपेरेबल आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स के कैश फ्लोज आ गए, उन सब की आपने PVs निकाल ली, उनको कंपेयर कर लेंगे और उसकी बेसिस पे फैसला करेंगे। दिस इज हाउ द LCM मेथड वर्क्स, राइट। एंड जहां इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड फेल हो जाए, वहां आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता बट टू गो अहेड विद LCM मेथड एंड डू द हार्ड वर्क। और वो तब होगा टिपिकली व्हेन यू हैव मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज इन्फ्लेटिंग एट डिफरेंट रेट्स। हाँ, अगर इन्फ्लेशन है भी या और अगर सेम रेट है या हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर लें, देन यू कैन गो अहेड विद द इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। इज दैट ओके? यहाँ तक हम पहुँच गए? यहाँ तक कोई भी सवाल है तो मुझसे डिस्कस करें। जी दोस्तों बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? इसमें रिसेंट पास्ट में LCM मेथड पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। पहले इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होता था। बहरहाल दोनों ही मेथड्स, LCM मेथड में तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं है कि सिर्फ कैश फ्लोज बनाने हैं, डिस्काउंटिंग करनी है, या इट्स TDS और इट्स TDS कह लें या इट्स रिक्वायर्स मोर वर्क, बट इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड में आप एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं। We can say that equivalent are real world technique. Yeah, you can say that, Hafisa. That's right. असल में उन इकोनॉमीज़ में जहाँ इन्फ्लेशन बहुत कम है, अब US में टिपिकली अगर इन्फ्लेशन होती है 2%, 1.5%,
और अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कोई एक कंपोनेंट 3% से भी कर रहा है और एक 2.5 से कर रहा है, आई मीन दैट्स इग्नोरेबल. बट इन एनवायरनमेंट लाइक आर्स एक कंपोनेंट 15% से इन्फ्लेट करे, एक 5% से करे, एक 8% से करे, यू कैन नॉट इग्नोर दैट. इज दैट ओके? रियल वर्ल्ड की भी टेक्निक है, और यूँ कहिए ऐसे वर्ल्ड में जहाँ इन्फ्लेशन है भी, और अगर सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या मटेरियल फ़र्क नहीं है, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्फ्लेटिंग एट डिफरेंट रेट, तो यू यूज़ रियल कैश फ्लोज एंड यू यूज़ रियल रेट एंड देन यू गेट टू दी आंसर. बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये देखना नहीं है कि कॉस्ट की एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है. हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है ये फाइंड आउट करना कि फाइनेंशियली विच ऑप्शन इज़ कंपैरेटिवली बेटर through a cash flow technique analysis, through discounted cash flow. तो उसमें equivalent annual cash flow method यकीनन comparatively आसान है. But with computing powers, I mean LCM method हमें शायद कैलकुलेटर पे करना मुश्किल लगता है, या with computing power तो वो भी शायद इतना मुश्किल नहीं रहा. और अब तो ये जो AI टेक्निक्स वगैरह आ गई हैं, और अगर आप उसमें सही डेटा सिर्फ इनपुट कर दें एंड यू आस्क द AI मॉडल टू डू दैट कैलकुलेशन फॉर यू, इट कैन डू इट फॉर यू इन सेकंड्स. तो ये मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नेचुरली, या चाहे आप हाथ से पेपर कर रहे हो या आप अपने सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, LCM मेथड डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंपैरेटिवली, उसको इज tedious, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू द इक्विवेलेंट एनुअल मेथड. अब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे. हेडिंग दीजिए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कैपिटल राशनिंग का. आपको लेक्चर्स में एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के टॉपिक में पहले इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक के सारे सवालात करवाए गए हैं, फिर LCM मेथड है, फिर 1-2 पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवाए गए हैं जो रिसेंटली LCM मेथड पे आए हैं, एंड दैट्स हाउ दिस टॉपिक इज़ कवर्ड. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हेडिंग दीजिए कैपिटल राशनिंग. बेटा इसकी तस्वीर ले ली, भेज दी. डिस्काउंट रेट का इम्पैक्ट होगा ना जब डिस्काउंटिंग करेंगे, तो ये बना के डिस्काउंटिंग तो अल्टीमेटली जो PV आप निकाल रहे हैं, चाहे आप इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइकिल निकालें, तो डिस्काउंटिंग तो कर ही रहे हैं ना. या LCM मेथड में जब आप कैश फ्लोज डिफरेंट ऑप्शंस के बनाएंगे, उनकी डिस्काउंटिंग तो करेंगे हाफिज साहब. इफ़ आफ्टर ईच साइकिल और डिस्काउंट रेट विल चेंज. देखें, डिस्काउंट रेट साइकिल के बाद हमारा चेंज अगर हो रहा है तो नेचुरली फिर तो हम LCM मेथड के ही जाएंगे. लेकिन जनरली डिस्काउंट रेट साइकिल की बेस पे चेंज नहीं होना चाहिए. जनरली डिस्काउंट रेट जो होता है वो प्रोजेक्ट के रिस्क की बेसिस पे चेंज होता है. जनरली अगर एक ही एसेट है जिसकी हम रिप्लेसमेंट साइकिल्स डिफरेंट की बात कर रहे हैं, तो आइडियली दैट रेट शुड नॉट चेंज unless we feel that in the coming years the economic environment will change significantly, the interest rates will change significantly, तो फिर तो आपका डिस्काउंट रेट डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होगा तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड इज़ नॉट एन ऑप्शन. देन वी विल ओनली द LCM मेथड एज एन ऑप्शन, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट यूज़ कर सकते हैं. हम इंडिविजुअल ईयर्स को डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे. इज़ दैट ओके? अब आइए हम टॉपिक नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैपिटल राशनिंग. एसेट रिप्लेसमेंट के बाद आपको लेक्चर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, और जहाँ पे ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया ख़त्म भी होगा, वो है कैपिटल राशनिंग. मैं उसकी एक समरी शक्ल आपके सामने पेश करता हूँ कि आपको लेक्चर्स में उसमें क्या क्या मिलेगा.